हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अपकमिंग। गुरुजी गाइस गाइस करके आप ये बताइए पेपरवा में आएगा क्या? अरे यार, फिर वही सवाल। पेपरवा में क्यों नहीं आएगा? हिंदी का पेपर 22 फरवरी के लिए है। अब 22 फरवरी का यहाँ पे आज हम करेंगे पोस्टमार्टम। अरे गुरुजी, ये क्या करेंगे? पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे, खोल खोल के प्रश्न करवाएंगे, 100 में 100 लेकर आएंगे। चिंता ना करो, हर एक वीडियोस को देखना है आपको। जितने भी मैं वीडियोस हिंदी की ला रहा हूँ ना, हर वीडियोस को घोलो, पी जाओ। बफर उफर में जाते हैं कभी तो क्या करते हैं, आपको मिलता है सर कॉफी। तो कॉफी में गुरुजी हम लेते हैं और पी जाते हैं। उसी प्रकार आपको ये जो मैं पेपर दे रहा हूँ ना, आप सभी पेपर को क्या करेंगे? पी जाएंगे बस। और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, मैं 1 सेकंड के अंदर पहले अपने कैमरे को फिक्स कर लेता हूँ, ताकि जो ब्लर का कंडीशन हो वो ना आने पाए। क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए 22 फरवरी के लिए डिजाइन किया गया है। 100 नंबर का क्या रहेगा? आपका पूर्णांक रहेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का सर हमारा पेपर रहेगा। तो 100 में से यार आपको मैं दिलाऊंगा कितना? 95। 95 प्लस ही आएगा सर। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए होता है, लेकिन 100 में 100 टारगेट करें। यार 33 नंबर की क्या जरूरत है यार? क्या जरूरत है? क्या अभी आप अपने माँ बाप को देखे हैं कि वो कभी बोले कि बच्चा बस इतना ही कमाना है? नहीं। वो कह वो कहते हैं कि करोड़ों रुपए कमाना है सर, सॉरी, एंड अरबों रुपए कमाना है। तो उसी प्रकार आपको 100 में 33 नहीं देखना, 100 में 100 टारगेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। टाइमिंग कितना रहेगा? करे जा रहे गुरुजी, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम तो मिलता ही है। और 3 घंटे 15 मिनट के टाइम में हम लोग स्कोर करें कितना? 100 नंबर। क्लियर है? पेपर कोड यहाँ पे दिया है, और ये है आपका वायरल मॉडल पेपर, मतलब कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी के आने वाले पेपर है। तैयार कर लीजिएगा। अब इसका पीडीएफ, अरे गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसका मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे गुरुजी प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए गुरुजी, लेकिन हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? 15 मिनट में गुरुजी कोई क्वेश्चन कर लेंगे, राइटिंग बैठा के काम हो जाएगा। और गुरुजी इस प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं गुरुजी? 2 खंड हैं। अच्छा, कौन कौन से खंड है? एक खंड क रहेगा और खंड ख रहेगा, 2 खंड रहेगा। सबसे पहले गुरुजी खंड क शुरू हो रहा है। चलिए, अगर खंड क शुरू हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको सॉल्व ही करते हैं ना यार, सॉल्व ही करते हैं। क्या जरूरत है? ठीक है गुरुजी। क है वासुदेव सरगरवाल की कृति है। अच्छा गुरुजी, वासुदेव सरगरवाल की कृति क्या है? अरे गुरुजी, माता भूमि है। क्या है? माता भूमि गुरुजी वासुदेव सरगरवाल की कृति है। ठीक है गुरुजी। अरे गुरुजी, आप तो बता दिए। और यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है गुरुजी, देखिएगा। साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार और वितर्क वितर्क भी है। और और कौन है? साहित्य का मर्म एक है अशोक का फूल। अशोक का फूल, जो अशोक का फूल है, यह भी किसका है? तो ये भी याद कर लीजिए, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। और इसमें से बिल्ले सिर बकरिया जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गवाला प्रश्न है गुरुजी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। गुरुजी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना जो है, मेरे विचार है। कौन है? मेरे विचार। पृथ्वी पुत्र भी कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अग्नि की उड़ान पुस्तक रचनाकार कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इसकी भी रचनाकार कौन है गुरुजी? वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ठीक है गुरुजी, तैयार कर लेंगे। अरे गुरुजी, अंगा वाला प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न देखिए यहाँ पे, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कृति है ठुमरी, यह किस विधा पर आधारित है? यह गुरुजी कहानी है। जो ठुमरी है, यह क्या है? कहानी है, याद रखिएगा। अगला दूसरा क्या है? रस कलश किसकी रचना है? गुरुजी जो रस कलश है ना, ये जो रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध की है गुरुजी। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध जी की है। 6 नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति है। तो जो साकेत है गुरुजी, मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद ग नंबर वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। देखिएगा, कारुण कुसुम भी है, चित्राधार भी है, और गुरुजी प्रेम प्रतीक भी है, लेकिन इत्तलम जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। सोवियत लैंड पुरस्कार किस कृति पर मिला था? किस कृति पर मिला था गुरुजी?
इनको मिला था चितंबरा पर। किस पर मिला था? चितंबरा पर मिला था। किस पर मिला था? चितंबरा पर मिला था। अगला अंगा प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद का काव्य संकलन है गुरुजी। अरे गुरुजी, काव्य संकलन है वो कौन सा है? उर्वशी है, या लहर है, या गुंजन है? तो इसका आंसर आपको देना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि सारे अगर मैं करवाना शुरू कर दूंगा ना तो आप लोग क्या करेंगे? अरे गुरुजी हम तो केवल आपसे पढ़ाई करेंगे। चलिए, उसका यहाँ पे आएगा आपका तीसरा प्रश्न आएगा। पहला आपका दूसरा हो गया, अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न आएगा। तीसरा प्रश्न देखिए है कि आपका गद्यांश क्या रहेगा? गद्यांश कितने नंबर का है गुरुजी? अरे गुरुजी 10 नंबर का। ये जो गद्यांश है ना आपको रटना है, ना याद करना है, विदाउट आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन से मैं आपको इसमें 8 नंबर दिला दूंगा। गुरुजी 10 में 10 क्यों नहीं दिला देते? क्योंकि 2 नंबर आप प्लस माइनस लेके चलिए, 8 में 10 में प्लस माइनस लेके चलो, पता लगा 2 नंबर नहीं आया तो कहेंगे गुरुजी आप तो बोले थे 10 का वादा किए किए थे, लेकिन मैं आपको बिना पढ़े हुए 8 नंबर दिलवा दूंगा। अरे गुरुदेव कैसे? अरे इधर देखो, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि गद्यांश को पढ़ना है। पढ़िएगा गद्यांश को। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। कौन अनंत काल से है? भूमि अनंत अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सुंदर और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक क्या होंगे? जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है? निर्मूल होती है। और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो यहाँ पे ये चीज आपको दिया है। फिर यहाँ पे इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता को पहचानना हमारा क्या है? आवश्यक धर्म है। तो इस प्रकार से आपके पेपर में दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि भूमि का निर्माण किसने किया है, वह कब से है? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल भूमि का निर्माण किसने किया है, वो कब से है। इसके लिए सर मुझे ऊपर आना है, मुझे ऊपर आना है, देखना है। यहाँ पे देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। पहले का यार आंसर है, पहले का आंसर है। अब ये बताइए, आपको कहीं से कुछ ढूंढना पड़ा? नहीं गुरुजी। इस प्रकार से कर लोगे ना? कर लोगे कि नहीं? मुझे कुछ बताने की जरूरत है? अरे नहीं गुरुजी, अब तो हम कर लेंगे, बस यही ट्रिक आपको लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? इसका आंसर मिलेगा, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। यह आपका दूसरे का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले दूसरे का आंसर आपको बिना याद के हुए, बिना रटे हुए मैंने इसी से दे दिया कि नहीं? एक बात बताइए, आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है, पार्थिव और आद्यपान शब्दों का अर्थ क्या होता है? पार्थिव मतलब होता है कि जो कि पृथ्वी से संबंध रखे, उसे हम लोग पार्थिव बोलते हैं। और आद्यपांत मतलब होता है जो शुरू से लेकर लास्ट तक जाए, अरे उसको आद्यपांत बोलते हैं, ठीक है गुरुजी। अरे यार कुल मिला के जैसे कि आपने किसी स्कूल में 1 से लेकर 10वीं तक पढ़ा, यानी कि शुरू 12वीं तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 12वीं तक पढ़ा मतलब शुरू से लास्ट तक, इसके बाद ग्रेजुएशन होगा। यही क्या कहलाता है? आपका आद्योपांत कहलाता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गुरुजी रेखांकित अंश मतलब क्या है? देखिएगा, इसमें बच्चों का सर दर्द करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसी चीज को जब हम बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं तो यही क्या क्या हो जाता है? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। देन हमें क्या करना है कि इसी को बस बढ़ा चढ़ा के खोल देना है। जैसे हम लोग का झगड़ा हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मारे नहीं होंगे लेकिन बोलते हैं गुरुजी हम तोप चला कर आए हैं। हाँ, इतना तोप चला दिए गुरुजी की जो उसके कारतूस मिलने वाले करोड़पति हो गए गुरुजी। तो देन मतलब कि जो आप किए नहीं, हाँ, उसको आपने खोल दिया कि नहीं हम बहुत बड़े तोप हैं गुरुजी। हाँ, महाराणा प्रताप अगले हम ही रहें गुरुजी। तो यही चीजें हैं यार। हाँ, तो बस यही करना है आपको। देखिए यही चीज किया गया है कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में लेखक का कथन है कि, अब देखिएगा, एक लाइन तो अपने से जोड़ के बड़ा बड़ा कर दी है। लेखक कहना चाहता है कि जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती, यानी जुड़ी नहीं रहती, वह आधारहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय के
में ही क्या हो जाता, समाप्त यानी कि खत्म हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना सचेत रहेंगे, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता बलवती होने की संभावना है, और राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, उतनी ही राष्ट्रीय भाव भी जो हमारे क्या रहेंगे, विकसित हो सकेंगे। उसके बाद आगे अगला लास्ट प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपको बार बार राष्ट्र शब्द दिखाई देगा, इसलिए ये कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप गुरु जी लेखक जो है ना, बता दे, वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है, एकदम गुरु जी छाप देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे अब आएगा करेजा पद्यांश। क्या आएगा, पद्यांश। अच्छा गुरु जी, ये पद्यांश हुआ कितने नंबर का है गुरु जी, तो पद्यांश आपका 10 नंबर का है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। दिखाई दे रहा है ना आपको पद्यांश, बिल्कुल गुरु जी दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ देखिएगा 10 नंबर का है, और यहाँ पे मैंने इसका व्याख्या भी करवाया है। अब व्याख्या इसलिए साइड में लिख दिया है ताकि आपको समझ में ये भी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, अर्थात पवन से अपनी विरह व्यथा बताती हुई राधा कहती है कि नवीन बादल से शोभा मान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम कृष्ण, जाके आए न मधुबन से न औ भेजा संदेशा, यानी कि प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस वन यानी मधुबन को छोड़कर जाने के बाद फिर यहाँ नहीं आए, और न ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख दुख कथा श्याम को तू सुना दे मतलब भाई बता दे। तो उनसे बिछड़ जाने के बाद जो मेरी दशा है, कौन कहता है, राधा जी कह रही, बहुत ही दयनीय हो चुकी है। मैं रो रो कर पगला चुकी हूँ, लेकिन हमारे श्याम मुझसे प्रेम ही नहीं कर रहे हैं, ना यार खत लिख रहे हैं, ना रात को चैटिंग कर रहे हैं, हाँ ना रील्स कोई भेज रहे हैं, ना व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं। तो इस प्रकार ये बता रही हैं, ठीक ना, आज की मनोस्थिति, और उसको रिलेट कीजिए चीजों को थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। उससे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, मैं रोते रोते पागल हो रही हूँ, अतः तुम जाकर मेरे इन दुखों से उन्हें अवगत कराना, ठीक है। अच्छा सोचिए जरा, पहले जमाने पे अगर मोबाइल हुआ करता तो क्या होता, हाँ यार, वीडियो कॉल कर लेते यार, सीधा कॉल बात कर लेते हैं कि नहीं भगवान लोग। उसके बाद यहाँ पे है, जब ही मेरा भजन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी, यानी कि राधा पवन से रास्ते में आने वाली विभिन्न प्रकृति सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहती हुए आगे कहती हैं कि मेरे घर से कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेगी, वहां की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलक की मधुर धुनिया तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुखों को ध्यान में रखकर तुम वहां विश्राम न करने लगना, यही है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, और तो भी तू दुख तो भी तू मेरा दुख वहां वहां जाकर विश्राम न लेना। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा आपका, क्या रहा, ये रहा आपका भैया पद्यांश। क्या रहा, पद्यांश। अब पेपर में कितने नंबर का आएगा, ये पेपर में आएगा आपका 10 नंबर का। आप देख सकते हैं कितने नंबर का, 10 नंबर का पेपर में आएगा। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा कि संदेश प्रेषिका निन्नव जल से कंज से नेत्र वाले किसके शब्द के लिए प्रयोग किया, यार बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। गुरु जी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। मधुबन से जाकर कोई संदेश किसने नहीं भेजा, अरे गुरु जी कृष्ण चले गए मधुबन और कोई नहीं भेजा। बावली और अल्प मतलब क्या होता है, बावली मतलब गुरु जी पागल कहते हैं ना, अरे बावली हो गए हो क्या यार, बावली हो गई हो क्या, मतलब पगला गए हो क्या। और अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, थोड़ा होता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, वही यार बढ़ा चढ़ा के लिखना है। रेखांकित अंश गुरु जी क्या है, जो ही मेरा भजन तज तू आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजू गुंजे मिलेगी, यानी जब मेरी यह जो व्यथा उथा को लेकर आगे तुम जाओगी तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुमको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और तुम वहां पर रुककर विश्राम बिल्कुल नहीं करना, बल्कि चले जाना कृष्ण के पास। और कहती है, राधा जी कहती हैं, राधा रानी। अगला देखिए 5वां का प्रश्न है, क्या क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए
उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द 5 नंबर का है। भाई साहब एकदम वायरल वाले ये जीवन परिचय तैयार होना चाहिए। वासुदेव सड़ग्रवाल, यार रट लो यार, रट लो, रट लो, मेरी बात मानो, आई रिक्वेस्ट यू रट लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भाई साहब इनको रट के जाना है, कोई भी टीचर है बस आपको यही 3 बताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि बार बार आपके पेपर में क्या होते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसमें से मैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक संक्षिप्त में परिचय बता रहा हूं, आप इसको शॉर्ट में क्या करेंगे, याद कर लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान दुबे का छपरा, जो कि बलिया जिले में हुआ था गुरुजी। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था गुरुजी, और माता का नाम ज्योतिषमती था गुरुजी। क्या था? ज्योतिषमती था गुरुजी। बचपन का नाम था इनका वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या था गुरुजी? वैद्यनाथ द्विवेदी था। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत भी थे गुरुजी। इनकी प्रमुख रचनाएं गुरुजी कौन कौन सी हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे अशोक का फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नरवा। कुछ याद रहे या ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी रचनाएं से बनता है। तो देन आपको क्या करना है, इसको घोल के पी जाना है। इनकी मृत्यु सन 1989 ईस्वी में हो गई थी। लेखक के बाद भाई साहब कवि जी आएंगे। अब 3 इंपॉर्टेंट कवि का साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचना आपको क्या लिखना रहेगा। तो मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा और सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गुरुजी, यही 3 ऐसे हैं जिनका हमें क्या करना है, याद करना है गुरुजी। कुछ भी हो जाए हम इन 3 लोगों का गुरुजी याद करके ही जाएंगे। पेपर में बस यही 3 आएंगे गुरुजी, और हमें क्या करके जाना है, याद करके जाना है। सबसे पहले देवी वर्मा, पहले आपके मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो गुरुजी आगे। सबसे पहले जो है वो है महादेवी वर्मा। अब इनका संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, बाकी लॉन्ग गुरुजी लिख लेंगे। जन्म 1907 ईस्वी करेजा। कब हुआ था? जन्म 1907 ईस्वी। जन्म स्थान फरुखाबाद। कहाँ पे गुरुजी? उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम गुरुजी क्या था? तो श्री गोविंद। क्या था? श्री गोविंद, श्री गोविंद सहाय। माता का नाम श्रीमती हेमरानी। यह उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी हैं। इनकी भाषा संकीर्णिष्ठ खड़ी बोली थी गुरुजी। भाषा मुक्तक, गीत, काव्य प्रवाहमयी और सुव्यवस्थित शैली थी गुरुजी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे यामा है, दीपशिखा है गुरुजी, निर्जा है, निहार है, रश्मि है और शांत गीत इत्यादि इनकी क्या है गुरुजी, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु गुरुजी 1987 ईस्वी में हो गई थी। 1987 ईस्वी में गुरुजी इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न आएगा आपका, देखिएगा 5 नंबर का एकदम फिक्स वाला प्रश्न आएगा। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। अथवा में आपका क्या दे देगा, ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मैंने कल ही पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने का तरीका बहुत ही अच्छे समझाया है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए। तो अब हम देखेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछले गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक महतो टोली होती है जिसमें कुछ अशिक्षित लोग हैं। इन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग एक सम्मानजनक चीज समझते हैं, और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को क्या करता है, आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का क्या कर ले, प्रबंध कर ले, और सभी लोग क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानते थे। और इस टोली में गोधन नाम का क्या है, एक युवक है, और वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से क्या करता है, प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है, और इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा था। मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, और वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं, और वह पंचलाइट को जला देता है। और मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है, प्रसन्न होकर गोधन को क्या करती है, शाम को भोजन पर निमंत्रण देती है,
और पंच भी क्या करते हैं, अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। बस यही एक छोटी सी स्टोरी रही यार, ये तो आप याद ही कर लोगे। उसके बाद आपका आएगा खंड काव्य। देखिएगा, खंड काव्य आपके जिले के अनुसार आएगा, आपके जिले के अनुसार आएगा। मैं हर एक पेपर में एक अलग खंड काव्य लेता हूँ। खंड काव्य कैसे लिखना है मैं आपको वो तरीका भी समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे यहाँ पे है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द 5 नंबर का आएगा। जैसे मुक्ति एक खंड काव्य, सत्य की जीत, रश्मि रथी, और यहाँ पे क्या है आपका आलोक वृत्त, त्यागपथी और श्रवण कुमार। तो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर देखें किसका, सत्य की जीत पर। किसका है यहाँ पे, सत्य की जीत पर खंड काव्य अगर देखेंगे तो कुल मिला के आपके दुर्योधन का कुल मिला के चरित्र चित्रण यहाँ पे है। आपको लिखना रहेगा, ये आपके जिले के अनुसार करना है। जिसका खंड काव्य सत्य की जीत का है वो सत्य की जीत पर देखेंगे, जिसका श्रवण कुमार का है श्रवण कुमार, प्रयागराज वालों को आलोक आलोक वृत्त का है तो आलोक वृत्त। तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। तो ये तो आप अपने जिले के अनुसार पढ़ ही लेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारे जिले में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो मैं आपको आपके जिले के अनुसार खंड काव्य करवा दूंगा। उसके बाद देखिएगा खंड ख आएगा आपका क ख, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक संस्कृत का मैं गद्यांश यहाँ पे दिया हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। बार बार रिपीट हो रहा है, इस बार भी आपके पेपर में आएगा भाई, इसको आप टिक लगा लेंगे। ये आपका गद्यांश हो गया, नीचे एक पद्यांश, ये आप स्वयं से कर लोगे ना, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आ जाते मुहावरे की तरफ। मुहावरे में देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पे, अंधे की लकड़ी होना यानी कि एकमात्र सहारा होना। एकमात्र क्या होना, सहारा होना। 3 है, यहाँ पे एक ही करना है। 4 है, एक ही करना है। मतलब कि रमेश अपने माँ बाप का अकेला बेटा होने के कारण वह अंधे की क्या है, लकड़ी है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद दिलाना, ठीक है ना। आधा तीतर आधा बटेर, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो आप कर ही लोगे। हमेशा कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि यार जो ज्यादा है ना वो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ठीक है ना। बस उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश। ये आपके पेपर में आएगा। सर याद कर, इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर मैं जो स्टोरी बता रहा हूं, अगर इसको सुनकर आंसर दे दिए तो आप ये पूरा का पूरा गद्यांश कर लोगे। मैं एक स्टोरी छोटी सुना रहा हूं। महेश नाम का एक युवक है, वह एक छोटे से गांव से है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ है। और वो रात दिन पढ़ाई करता है और डेली प्रतिदिन वह स्कूल जाता है। स्कूल से आता है, अपना घर का काम करता है, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और माँ बाप उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वह एक होनहार और जिम्मेदार लड़का है। और एक दिन उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। अब यहाँ से मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जो रमेश है, या जिसमें इन्होंने नाम मैंने लिया है, वो जो लड़का है, वो सरकारी नौकरी क्यों पाया। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी वो इसलिए पाया क्योंकि वो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता था। बस एग्जैक्ट आंसर यही है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि आखिरकार उसके माँ बाप उसे क्यों इतना प्यार करते थे। क्योंकि गुरुजी वह एक समझदार था और अपने घर की जिम्मेदारी यानी काम भी करता था, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। इसलिए उसके माँ बाप उसको प्यार करते थे। तो बस यही आंसर देना है यार, यही क्या है, आपका गद्यांश है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा आपको क्या मिलेगा, एक ब्यौरा मिलेगा। और वहां से 3 सवाल पूछेगा कि समस्या का हल कहाँ पर होता है, किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है, और हथियार डालने का अर्थ क्या है। स्टोरी पढ़ना, इसको करेंगे आप हुक्का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे कपट और कपाट। तो कपट मतलब धोखा होता है, कपाट मतलब गुरुदेव दरवाजा होता है। कर लिए। जलद और जलज। तो जलद और जलज, जलज मतलब क्या होता है, कमल और बादल। कमल और क्या होता है, बादल होता है। कमल और क्या होता है, बादल होता है। उसके बाद यहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, जैसे कि आपका होता है अनंत, पतंग, खग और दल। तो यहाँ पे हैं, आप लोग किए ही होंगे, मैं वन शॉट में करवा दूंगा। जैसे दल मतलब क्या होता है, समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। अनंत मतलब क्या होता है, असीमित। असीमित, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं,
आकाश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आकाश भी आप लिख सकते हैं। आकाश भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद अगला यहाँ पे आएगा, एक शब्द के लिए चयन कीजिए। सब तो आप कर ही लोगे। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं करता उसे हम लोग नास्तिक बोलते हैं। बस ये तो कर लोगे ना। जल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। बार बार पेपर में पूछा जाता है यार। उसके बाद आएगा आपको दो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए। देखिए जो लास्ट आपका यहाँ क्वेश्चन है ये सब आपको मिलेगा जुनून बैच में, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर ये पूरा आप पेपर चाहते हैं, ये पूरा सोल्यूशन इसका, रस छंद अलंकार, ये भी आपको मिल जाएगा। ये भी निबंध लेखन आएगा, देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो पेपर का। तो ये सब आपको मैं पूरा का पूरा आपको दे दूंगा जुनून बैच में। ये जो आपको निबंध निबंध है पूरा जुनून बैच मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग तैयार करके देने वाले हैं उसमें। जाओ ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए। 22 फरवरी से भाई साहब आपका पेपर है, सब हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। तो ये रहा आपका आपका 100 नंबर का भाई साहब पेपर, जो कि 22 फरवरी के लिए, 22 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है ना उसके लिए है। आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। कोई अगर दिक्कत हो, कहीं से आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो, तो एक बार आप कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा और आराम से ये 100 नंबर अपना स्कोर करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा और जुनून बैच के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिए। 199 में मात्र 199 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे लास्ट 5 ईयर के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।